Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with the new episode 45 Beautiful Views. काव्या धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है आदित्य चेंज करने के लिए अपनी शर्ट को खोल रहा था। वह देखते ही काव्या की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। काव्या को देखते ही आदित्य अपनी शर्ट को छोड़कर काव्या के पास आ जाता है। आदित्य को आता महसूस कर काव्या की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। आदित्य काव्या को उठा लेता और काव्या के हाथ आदित्य के खुले सीने पर चली जाती हैं। काव्या को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और आदित्य बिल्कुल नॉर्मल था। वह काव्या को ले जाकर बेड पर बिठा देता है और खुद वहाँ से कबर्ड के पास जाकर शर्ट निकाल कर पहनने लगता है। रेडी होकर आदित्य कमरे से निकलने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट पर पड़ती है। आदित्य काव्या के एक नज़र देखता है जो हम भी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। वह खाने की प्लेट को लेकर वह काव्या के पास आता है और उसके साथ बैठ जाता है। काव्या अपनी आंखें धीरे से खोलती है। आदित्य काव्या की नज़रों के इशारे से खाने के लिए बोलता है तो काव्या नाश्ता करने लगती है। जब तक काव्या का नाश्ता खत्म नहीं होता तब तक आदित्य वहीं बैठा अपने फ़ोन पर मेल चेक करने लगता है। काव्या सर झुकाए सारा नाश्ता कर लेती है। काव्या का नाश्ता खत्म होते ही आदित्य अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते काव्या सर उठाकर देखती है। अब जाकर काव्या की हिम्मत होती है नज़रें उठाने की। कॉलेज में हर तरफ चहल पहल थी। आज चारों भाई बहन कॉलेज एक साथ आए थे। कॉलेज की लड़कियों की नज़र बस एक ही पर टिकी हुई थी और वह था अनुराग। आज अनुराग ने बहुत दिनों बाद कॉलेज में कदम रखा था। अनुराग कॉलेज के बहुत ही लड़कियों का क्रश था, लेकिन अनुराग बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ही लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। रूहानी चारों तरफ लड़कियों को ललचाई नज़रों से देखकर बोली, अनुराग भाई, आप ना आंखें सेकने का चार्ज लिया करिए। अनुराग कंफ्यूज सा रूहानी की तरफ देखता है तो रूहानी कहती है, आप देख नहीं रहे? चारों तरफ लड़कियां आपको देख आंखें सेके जा रही हैं। मैं तो कहती हूँ कल से आप घूंघट डाल कर आओ, पैसे दो, घूंघट उठाओ, इससे आपकी कमाई भी हो जाएगी। अनुराग रूहानी की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की तरफ जल्दी से चला जाता है। रुमानी रूहानी को देखकर कहती है, उन्होंने तो आपकी बातों का जवाब भी नहीं दिया। कभी कभी तो अनुराग भाई बिल्कुल आदि भाई की तरह बन जाते हैं। रूहानी मुंह बनाते हुए कहती है, आदि भाई हो या अनुराग भाई, है तो दोनों बड़े पापा के ही बेटे, गुड़ तो मिलेंगे ही। रूहानी रूहानी से, चलिए दी, मैं तो अपनी क्लास में चलता हूँ। रूहानी, हाँ जा, तुझे मना किसने किया है? रूहान घूर कर रूहानी को देखता है और चला जाता है। रूमानी रूहान ऐसे जाता देखकर बोलती है, ये रूहान भाई भी कुछ कम नहीं है। रूहानी अपने स्टाइल में कहती है तो वो सिंघानिया परिवार का ही खून ना। थोड़ी देर में रूमानी का भी क्लास पहुंच जाती है। वे क्लास की तरफ बढ़ जाती है। अब रूहानी अकेली अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है। रूहानी सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो क्लास की तरफ बढ़ने लगी कि उसका हाथ पकड़कर कोई खींच लेता है। अचानक खींचने की वजह से रूहानी संभल नहीं पाती और वो सीधे उस इंसान के सीने से लग जाती है। लेकिन रूहानी जल्दी से उसके दूर होकर गुस्से से कहती है, हाउ डेयर यू टू टच मी। सामने एक लड़का खड़ा रूहानी को धक्का देने से थोड़ा दूर हो गया। वह जैसे ही रूहानी को गुस्से से भरा चेहरा देखता है मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी रूह को छूने की हिम्मत मुझ में नहीं होगी तो किस में होगी? इतना बोलते हुए लड़का रूहानी को कमर से पकड़कर खींच लेता है और बालों को रूहानी के चेहरे से हटाते हुए कहता है, 1 साल बाद तुम्हें मुझे मिल रही हो, लगता है दादी से इसके बारे में शिकायत करनी पड़ेगी। रूहानी मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है तो वह लड़का रूहानी के गालों को किस कर लेता है। रूहानी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वह उसे घूरते कहती है। रूहानी से घूरने से वह लड़का एक आंख विंक करके मुस्कुरा देता है। रूहानी अचानक से उसे जोर से धक्का देती है और क्लासरूम में भाग जाती है। वहीं वह लड़का वहाँ खड़े अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में चारों के क्लासेस खत्म होते हैं और सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। रूहानी परेशान सा बेंच में अनुराग और रूहान को साथ बैठी हुई थी। तभी रूमानी एक लड़के के हाथ को पकड़कर वहाँ पहुँच जाती है। रूहानी जैसे ही उस लड़के को रूमानी के साथ आते देखते तो मुंह फेरकर फ़ोन पर बिजी हो जाती है। उस लड़के की नज़र कब से रूहानी पर टिकी हुई थी। जैसे वह लड़का रूहानी के मुंह
फेरते हुए देखता है तो मुस्कुराने लगता है। ये वही लड़का था जो रूहानी को क्लास के बाहर मिला था। रूहानी सबके पास पहुंचकर उस लड़के का हाथ छोड़ देती है। उस लड़के को देख अनुराग खड़े होकर गले लगाते हुए बोला, कैसा है यार? वह लड़का अनुराग के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। अनुराग उस लड़के से अलग होते हुए बोलता है, एकदम ठीक। वह लड़का अब रूहान के गले लग लेता है और उससे दूर होकर वह लड़का रूहानी के पास जाता है, लेकिन उससे पहले रूहानी अपनी जगह से उठकर फ़ोन पर बातें करने लगती है। रूहानी सीधे तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी। यह देखकर लड़का फिर से एक बार मुस्कुरा देता है और सबके साथ आकर बैठ जाता है। अनुराग उस लड़के से, सो मिस्टर तंजस ठाकुर सिंह, सॉरी तंसज सो मिस्टर तंसज ठाकुर सिंह, आप आज आपने कॉलेज में कदम कैसे रखा? आप तो बिजनेस की दुनिया में खोए हुए बादशाह हो। तंसज एक नज़र रूहानी को देखकर कहता है, आखिर इसकी वजह तो तुम सबको पता है। सब कोई एक नज़र रूहानी की तरफ देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर तक सब बात करते हैं, तभी रूहानी आकर एकदम से कहती है, हम घर जा रहे हैं। रूहानी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर तंसज के पास जाकर कहती है, अरे दी, इतनी जल्दी भी क्या है? आप जीजू से तो मिले ही नहीं। जीजू शब्द सुनते ही रूहानी घूर कर रूमानी को देखती है और रूमानी डर के तंसज के बगल में बैठ जाती है। रूहानी जाते हुए कहती है, जिसको आना है आए, मैं तो जा रही हूँ। रूहानी अब वहाँ से थोड़ी दूर तक चली जाती है। अनुराग के मुंह से एकाएक निकला, घमंड तो देखो रूह का। तंसज अचानक ही बोलता है, घमंड तो होगा ही, आखिर मेरी रूह जो है। तंसज अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, तो मैं चलता हूँ अपनी रूह के पास। सब हाँ में सर हिला देते हैं तो तंसज दौड़ता हुआ रूहानी के पीछे चला जाता है। रूहानी चलते हुए गाड़ी में बैठने ही वाली होती है कि तंसज उसका हाथ खींचकर अपनी कार में सटा देता है। रूहानी गुस्से से उसे घूरती है। तंसज रूहानी के आजू बाजू हाथ रखकर एकदम करीब जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत प्यार से कहता है, आज तुम्हारे साथ वक्त मेरे हैं रूह, आज तुम्हारे सारे वक्त मेरे हैं रूह। रूहानी तंसज के सीने में हाथ रखकर धकेलते हुए गुस्से से कहती है, नहीं। तंसज अपने सीने से रूहानी का हाथ पकड़ लेता और कहता है, मुझे दादी से इजाज़त मिल चुकी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। रूहानी अपना हाथ तंसज से छुड़ाकर अपनी कार में बैठ जाती है। तंसज भी मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। वहीं बेंच पर तीनों बैठे तंसज जहाँ गया था उस तरफ देखने लगते हैं। तभी रूमानी कहती है, पता नहीं दी, जीजू के प्यार में कब समझेंगी। अनुराग तुरंत कहता है, जब मेरा यार रूह से दूर जाएगा तभी अकल ठिकाने पर आएगी। रूह की चारों अब घर के लिए निकल जाते हैं। इधर काव्या कमरे में बैठे बैठे थक चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह थोड़ी भी अपने पैर नीचे करती तो सामने बैठी एक सर्वेंट तुरंत उठकर काव्या के लिए सब कुछ ला देती। यह सब आदित्य ने ही करने के लिए कहा था। काव्या को आदित्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह खुद के बड़बड़ाते हुए कहती है, खुद तो इधर से उधर घूमने जा रहे हैं और मुझे एक जगह बैठकर रखे हुए हैं। मन तो कर रहा है अभी इस सर्वेंट का सर फोड़ दूँ और यहाँ से बाहर चली जाऊँ। बोलते ही काव्या मुंह बना लेती है। इधर आदित्य काव्या की हरकतों को लैपटॉप पर स्क्रीन पर देखे जा रहा था। उसने इस तरह मुंह बनाते से आदित्य के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वीर और रॉकी एक साथ अंदर आते हैं। आदित्य का ध्यान दोनों पर बिल्कुल भी नहीं था। वीर जैसे ही आदित्य की स्माइल करता देखता है, धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं रॉकी का भी हाल इसी तरह का था। आवाज़ से आदित्य का ध्यान टूटता और एकदम से उसका चेहरा डार्क हो जाता है। रॉकी वीर को उठाने के लिए उस पर पानी छिड़कता है। वीर होश में आकर खड़ा हो जाता है। वीर की नज़र फिर से आदित्य पर जाती है तो वह डर से सर झुका लेता है। आदित्य कड़क आवाज़ में कहता है, इस मंथ के तुम दोनों की सैलरी कट। जैसे ही दोनों यह सुनते हक्का बक्का रह जाते हैं। वीर तुरंत कहता है, सर ऐसा मत कीजिए सर, मैंने बच्चे भूखे रह जाएंगे, पत्नी घर पर कदम रखने नहीं देगी, मैं अनाथ हो जाऊंगा सर। आदित्य अपनी जगह से उठकर कहता है, नेक्स्ट मंथ की तुम्हारी सैलरी हाफ। इतना बोलते ही वह ऑफिस में बना बेडरूम में चला जाता है। वीर और रोनी जैसी
शक्ल बनाकर कहता है, एक स्माइल देखने की इतनी बड़ी सजा। रॉकी वीरा को देखकर, वैसे तू बता तेरी शादी कब हो गई और बच्चे? इस पर वीरा कहता है, मुझे लगा मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरी सैलरी बच जाएगी, लेकिन एक्टिंग की वजह से नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी चली गई। वीरा की बात पर रॉकी हंसने लगा तो वीर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हंस ले जितना हंसना है, तेरा भी वक्त आएगा। तभी आदित्य कमरे से बाहर आता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस से निकल जाता है और जल्द ही घर भी पहुंच जाता है। आदित्य सीधे कमरे में जाता है तो देखता है काव्य अजीब सा मुंह बनाकर बैठी हुई है। वहीं जब सर्वेंट आदित्य को देखती है तो निकल जाती है। आदित्य जाकर काव्य को गोद में उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्य हैरानी से बस आदित्य को देखती रहती है। कुछ ही वक्त में दोनों कार में बैठ जाते हैं। आदित्य कार खुद ड्राइव करने लगता है। काव्य चुपचाप बिल्कुल भी बैठ नहीं पाती, इसलिए पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ड्राइव करते हुए जवाब देता है, तुम्हारी बोरियत दूर करने। काव्य कुछ समझ नहीं पाती और फिर पूछती है, मतलब? इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता। काव्य हर बार की तरह फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। आदित्य की कार एक झील के किनारे रुकती है और आदित्य कार से निकलकर काव्य को लेकर नीचे उतरता है और झील के किनारे एक चेयर पर बैठ जाता है। वह जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद ही काव्य ने कभी ऐसी जगह देखी हो। झील के साइड फूलों की महकती खुशबू बिखरी हुई थी। वहाँ काफ़ी सारी चेयर्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ जाने की परमिशन रात को आने की किसी को नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल शांत था। चेयर के बीचों बीच एक टेबल भी थी। उस लकड़ी से छज्जे की तरह बनाया गया था, जो पूरी तरह से ढका नहीं था। छज्जे पर फूलों के तने इधर उधर फैले हुए थे। सारा नज़ारा देखकर काव्य के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काव्य आदित्य की तरफ देखता है और आदित्य की तरफ देखती है और वो साइड में जाकर फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वह देखकर काव्य का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो जो अभी उसके फेस पर स्माइल आ रही थी वो पल भर में गायब हो जाती है। काव्य मायूसी से बैठ जाती है। तभी आदित्य कॉल कट करके उसके साथ वाले चेयर पर बैठ जाता है। वो काव्य का चेहरा एक बार फिर से खिल जाता है, लेकिन फिर से आदित्य का फ़ोन रिंग होता है और वह फ़ोन उठाकर बात करने के लिए चला जाता है। फिर से काव्य का चेहरा मायूस हो जाता है। कुछ देर बाद आदित्य फिर से आकर बैठ जाता है। काव्य नाराज़गी से कहती है, हमें घर जाना है। काव्य की आवाज़ से ही आदित्य समझ जाता है कि काव्य नाराज़ है, लेकिन क्यों वह उसे समझ नहीं आता। आदित्य काव्य के चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? काव्य एकदम से कहती है, अगर आप मुझे यहाँ अकेला रहने के लिए लाए हैं तो वो हमें मंजूर नहीं। घर पर भी हम अकेले ही रहते हैं। काव्य के इतना बोलते ही आदित्य का फ़ोन एक बार फिर से रिंग होता है। काव्य फ़ोन को घूरते हुए नाराज़गी से नज़र फेर लेती है। आदित्य एक नज़र अपने फ़ोन पर डालता फिर काव्य को देखता है। आदित्य फ़ोन को कट करके स्विच ऑफ कर देता है और काव्य को देखने लगता है, जो अब भी नज़र फेर कर बैठी थी। आदित्य, तुम अपनी नाराज़गी खत्म कर सकती हो। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। काव्य अपनी नज़र आदित्य की तरफ करती है और फिर उसके फ़ोन को देखती है। एकदम से काव्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। काव्य की खुशी को देखकर आदित्य का दिल सुकून से भर जाता है। काव्य एकदम शांति से नज़रों का आनंद ले रही थी नज़ारों का, और आदित्य भी काव्य के पास बैठकर उसका साथ देते हुए नज़ारों को देख रहा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन एहसासों का यह पल भरा हुआ था। इधर तंजस रूहानी को लेकर सिंघानिया विला के बाहर पहुंच जाता है। रूहानी बिना कुछ बोले कार से उतरने लगती है, लेकिन कार का दरवाज़ा लॉक था। यह देखकर रूहानी तंजस को घूरकर देखने लगती है। तंजस इस वक्त काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। रूहानी के इस तरह घूरने से तंजस बिना उसे देखते हुए कहता है, रूह, कब तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा? रूह, कब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा? पूरे 1 साल हो चुके हमारे एंगेजमेंट हुए। रूहानी मुंह फेर कर कहती है, मैंने नहीं कहा है तुम्हें कि तुम मेरा इंतज़ार करो, और जिस एंगेजमेंट की बात कर रहे हो भूलो मत, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तंजस रूहानी को देखते हुए कहता है, दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रिश्ता तो था हमारे बीच, और इसमें मेरी क्या गलती है? हमारे पेरेंट्स ने हमारी मर्ज़ी नहीं देखी तो हम क्या करें? रूहानी एकदम से कहती है, गलती यह थी कि तुमने हमारे रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की। तंजस झट से बोलता है,
तो मैं क्या करूं, मुझसे तुमसे प्यार हो गया, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। रूहानी गुस्से से कहती है, लॉक खोलो। तंचस रूहानी को देखने लगता है तो रूहानी चिल्लाते हुए कहती है, आई सेड ओपन द लॉक। तंचस लॉक खोलता है तो रूहानी जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर तंचस को बिना देखे बाहर निकल कर विला के अंदर चली जाती है। तंचस वहीं बैठा रूहानी को जाते हुए देखते रह जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड 46 आदित्य क्वेश्चन काव्या। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे बैठे होते हैं कि काव्या की नज़रें नाश्ता करते हुए बार बार स्टडी रूम की तरफ ही जा रही थी, जिसे अनुराग और सौरभ अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे। अनुराग काव्या के सामने बैठा हुआ था। अनुराग धीरे से काव्या के पास कान में कहता है, भाभी आदि भाई को देख रहे हैं? काव्या खोई हुई नज़रों में स्टडी रूम की तरफ देखकर ही हाँ में सिर हिला देती है। काव्या की हरकत से अनुराग हंसने लगता है। अचानक ही काव्या को ख्याल आता है कि अभी अभी क्या हुआ। वे एकदम से अनुराग को देखने लगती है और उसे ही देखकर हंस रहा था। काव्या शर्म से नज़र झुका लेती है और नाश्ता करने लगती है। तभी अरुणी देवी की आवाज़ आती है, रूहू। दादी की आवाज़ से काव्या की नज़र रूहानी पर चली जाती है, जो किसी सोच में डूबी हुई थी। नाश्ता वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। अरुणी देवी के बुलाने पर भी रूहानी अपनी सोच से बाहर नहीं आती। रूमानी जो रूहानी के साथ ही बैठी थी, वह उसके कंधे को हाथ हिलाते हुए बोली, दी। रूहानी दी झट से अपने सोच से बाहर आती है और सबको देखने लगती है। सब उसे ही देख रहे होते हैं, कोई कन्फ्यूजन से तो कोई फिक्र से। दादी, क्या हुआ रूह? क्या हुआ रूह? आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? रूहानी हड़बड़ाते हुए, वो दादी वो मैं एकदम। विशाखा जी कहती हैं, रूह आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मायावती भी काफ़ी परेशान होकर कहती है, हाँ रूह आप ठीक हो ना? रूहानी जल्दी से कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ी एग्ज़ाम की टेंशन है। अरुणी देवी कड़क आवाज़ में कहती हैं, एग्ज़ाम की टेंशन बाद में कर सकती थी, फिलहाल तो नाश्ता कीजिए। रूहानी सर झुका लेती है और नाश्ता करना स्टार्ट करती है। काव्या रूहानी के चेहरे को गौर से देखती है तो उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि रूहानी झूठ बोलती है, लेकिन क्यों ये उसे समझ नहीं आता। सबका नाश्ता हो जाता है तो अपने काम पर निकल जाते हैं। काव्या विला के बाहर जाकर माया को कॉल करती है। कुछ ही रिंग होते ही माया कॉल रिसीव करती है। हेलो माया। माया नाम सुनते ही रॉकी, जो विला के अंदर जाने वाला था, उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वह की तरफ देखता है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। रॉकी काव्या के थोड़े पास जाकर माया की आवाज़ सुनते ही कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। माया की आवाज़ उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। पता नहीं क्यों, लेकिन रॉकी को माया की आवाज़ सुनने की तड़प होने लगती है। उसका दिल बेचैन सा होता है। तभी एकदम से आदित्य की आवाज़ आती है, यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी का ध्यान एकदम से टूटता है। वह हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस वो मैं। आदित्य घूर कर देखते हैं और उसे जाने का इशारा करता है तो रॉकी बिना वक्त बताए वहाँ से चला जाता है। आदित्य काव्या के पास जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। काव्या बात करके कॉल कट कर देती है और पीछे पलटकर बिना देखे चलने लगती है। तभी वह आदित्य से टकरा जाती है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य पैर ठीक हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि घूमती रहो। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है, जो आदित्य आगे कहता है, ज़्यादा अपने पैर पर प्रेशर मत डालो, वरना कमरे में एक जगह बैठकर रहना पड़ जाएगा। इतना बोलते ही आदित्य वहाँ से चला जाता है। काव्या अपने में ही कहती है, ये मेरी फिक्र कर रहे हैं या मुझे वार्निंग दे रहे हैं? ये सोचते हुए एकदम से सर झटक कर विला के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों से ध्रुव ज़्यादा श्रेष्ठा से बातें नहीं करता, यहाँ तक नज़रें भी बहुत कम मिलाता है। ये सब देखते ही पता नहीं क्यों, लेकिन श्रेष्ठा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। श्रेष्ठा को अच्छा नहीं लगता। ध्रुव सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप पर काम करने में एकदम बिजी था। श्रेष्ठा को ध्रुव को चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रेष्ठा को क्या हो जाता है, वे एकदम से उठकर ध्रुव के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। श्रेष्ठा के ऐसे अचानक करने से ध्रुव हैरानी से उसे देखने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव के गले पर अपने दोनों हाथों को लपेट कर कहती है, मेरे प्यारे विलन, तुम हमेशा मर्डर, किडनैपिंग, रेप ये सब करने में अच्छे दिखते हो, यूँ शांत रहकर तुम मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह श्रेष्ठा का कमर पकड़ झटके से सोफे पर लेट जाता है और खुद उसके एकदम करीब जाकर कहता है, बेबी तो शुरू करें।
श्रेष्ठा ध्रुव को ऐसे करने से हैरान रह जाती है, फिर असमंजस में कहती है, क्या? ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को अपने होठों से सहलाते हुए कहता है, रेप। श्रेष्ठा हैरानी से, व्हाट? ध्रुव श्रेष्ठा के गालों पर छोटी सी किस करते हुए कहता है, अभी तो तुमने कहा था कि मैं रेप करते हुए अच्छा लगता हूँ, तो अगर मैं दूसरों का रेप करूँगा तो तुम देख नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हारा ही रेप करता हूँ, अच्छे से देख भी पाओगी और महसूस भी कर पाओगी। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ध्रुव दरवाजे को लॉक कर देता है। ध्रुव श्रेष्ठा के पास जाकर कमर से पकड़कर खींच लेता और कहता है, शेर को जगाकर कहाँ भाग रही हो बेबी? श्रेष्ठा खुद को छुड़ाते हुए, विश्रम छोड़ो मुझे। ध्रुव श्रेष्ठा को बेड पर लिटा देता है उसे, और कपड़ों से उसके हाथों पर, पता नहीं और कमर से होगा या फिर उसके हाथ और पैरों को, नहीं सॉरी, ध्रुव श्रेष्ठा को बेड पर लेटा देता है और एक कपड़े से उसके हाथ और पैरों को बांधकर बेड पर बांध देता है। श्रेष्ठा को उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अब तो उसे अपने ही कई बातों पर पछतावा होने लगा। श्रेष्ठा की धड़कनें अचानक डर से बढ़ने लगती हैं। वे देखती है कि ध्रुव अपने शर्ट के बटन एक एक करके खोल रहा है। यह देखकर तो श्रेष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव अपने शर्ट को खोलकर फेंक देता है और श्रेष्ठा के ऊपर आ जाता है। श्रेष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव को देखने लगती है। वह एकदम ही अपनी आंखें खोलकर बंद कर लेती है। श्रेष्ठा की हरकत से ध्रुव मुस्कुराते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है, आर यू रेडी बेबी? श्रेष्ठा पूरी चुप हो जाती है। सांस अचानक ही बढ़ने लगती है। ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा के ड्रेस के अंदर से पीठ पर चले जाते हैं और अपना चेहरा श्रेष्ठा के गर्दन पर रख देता है। बहुत देर तक श्रेष्ठा को जब कुछ एहसास नहीं होता तो वह आंखें खोलकर देखती है। ध्रुव उसके पास बस लेटा हुआ था। ध्रुव थोड़ा सा उठकर श्रेष्ठा की आंखों में देखता और कहता है, अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? श्रेष्ठा बस उसके आंखों में देखती है। ध्रुव आगे कहता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं मारोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी आदत हो गई है। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। श्रेष्ठा एकटक ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को खोल देता है और फिर उसके ऊपर से हटकर पैरों को भी खोल देता है। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। श्रेष्ठा जल्दी से उठकर ध्रुव के हाथ पकड़ लेती है और पीछे मुड़कर देखता है तो श्रेष्ठा पूछती है, तुमने मेरी दी को क्यों मारा? आदित्य ऑफिस पर बैठा काम में बिजी था कि तभी अवनी का कॉल आता है। आदित्य रिसीव करके बात करने लगता है। बात करने के बाद आदित्य अपनी आंख बंद कर लेता है। फिर आंखें खोलकर वीरा को बुलाता है। वीरा जल्दी से आकर, यस सर, आपने बुलाया? आदित्य बिना भाव के, आज सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। वीरा हैरानी से आदित्य को देखता है, फिर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य कुछ वक्त बैठकर उठते हुए बाहर चला जाता है। इधर काव्या गार्डन में पौधे लगाने में व्यस्त थी। सब आज बाहर गए हुए थे। काव्या विला के अंदर अकेली थी। फूलों की महकती खुशबू के साथ काव्या मुस्कुराते हुए हर एक पौधे को लगा रही थी। पौधा लगाने की जगह से काव्या मिट्टी से गंदी हो चुकी थी। गालों पर भी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था। काव्या अपने में गुम ही थी कि तभी एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। काव्या सर उठाकर देखती है तो आदित्य खड़ा उसे घूरते हुए देख रहा था। काव्या धीरे से कहती है, आज तो मैं गई। आदित्य काव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए आता है तो काव्या भी उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य काव्या के एकदम पास आकर खड़े हो जाता है और उसे घूरते हुए देखने लगता है। काव्या सर झुकाए कहती है, वो घर में कोई नहीं है ना, तो हमें बोरियत होती है, इसलिए हम यहाँ। आदित्य बिना कुछ बोले काव्या का हाथ पकड़ अपने साथ विला के अंदर चले जाते हैं। कमरे में आकर आदित्य काव्या को सीधे वॉशरूम में जाता है और कपड़े देकर चला जाता है। काव्या एक नज़र आदित्य को झांकते हुए देखती है और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर, बच गई। कुछ देर में काव्या बाहर आती है तो देखती है आदित्य बेड पर बैठा चेस बोर्ड लेकर बैठा हुआ था। काव्या जल्दी से आदित्य के पास जाती है। आदित्य गोटियों को सजाते हुए कहता है, बैठो। काव्या बेड पर बैठ जाती है। आदित्य अपनी चाल चलने को हुआ और काव्या को देखता है। काव्या को हमेशा ही चेस खेलना बहुत पसंद था। वह हमेशा जीतती थी। आज इतने दिनों बाद चेस को देखकर खुश हो जाती है और अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। पहली बार में काव्या जीतती है। यह देखकर काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह आदित्य को देखती है तो उसके चेहरे पर ना खुशी थी और ना हारने का गम था। एकदम शांत से वह बैठा हुआ था।
दूसरी गेम स्टार्ट होती है। काव्य बहुत सीरियस होकर खेलने लगती है। गेम खत्म होती है तो इस बार आदित्य जीत जाता है। काव्य का चेहरा मुरझा जाता है और फिर से आदित्य को दिखती है। उसके चेहरे पर अब भी सेम एक्सप्रेशन होते हैं जैसे पहले थे। देखते ही देखते दोनों 6 राउंड गेम खेलते हैं और सब में आदित्य बस जीतते रहता है। आखिरी गेम में भी आदित्य जीत जाता है। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, वो मैं नहीं खेलना। आदित्य काव्या को देखकर, क्यों? काव्या चेसबोर्ड को बंद करके साइड करती है और उठकर जाते हुए कहती है, बस मन नहीं कर रहा। काव्या को जाता देखकर आदित्य झट से उसका हाथ पकड़ खींच लेता है, जिससे काव्या आदित्य के बहुत करीब बैठ जाती है। आदित्य काव्या के आंखों में देखते हुए पूछता है, ध्रुव सूर्यवंशी को तुम कैसे जानती हो? आदित्य के सवाल से काव्या के फेस एकदम से चेंज हो जाते हैं। काव्या के चेहरे पे बहुत अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं, जिसे आदित्य अच्छी तरह से देख लेता है। काव्या एकदम से परेशान हो जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज हो जो उसने अपने सीने में दफन कर रखी हो। काव्या काफ़ी देर तक चुप रहती है, फिर अचानक नज़र चुराते हुए कहती है, हाँ हम किसी ध्रुव सूर्यवंशी को नहीं जानते। इतना बोलते ही काव्य हड़बड़ाते उठकर फिर से जाने लगती है कि आदित्य उसका हाथ फिर से पकड़ खींच लेता है, जिससे वह सीधे आदित्य के ऊपर ही आ गिरती है। आदित्य काव्य की कमर से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, लेकिन काव्य अपनी नज़र इधर से उधर करने लगती है। आदित्य काव्य की चैन को पकड़कर उसके आंखों को चिन्ह को पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। अचानक ही काव्य गुस्से से आदित्य के ऊपर से हटती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, हमने कहा ना, हम नहीं जानते किसी ध्रुव सूर्यवंशी को, मतलब नहीं जानते। आदित्य काव्य के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। आदित्य की नज़रों को खुद पर देखकर काव्य नज़र फेर लेती है। आदित्य अपनी जगह से उठकर काव्य के पास जाता और धीरे से कहता है, मुझे कुछ काम है, रात को मिलते हैं। इतना बोलते ही आदित्य चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद काव्य बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेकर गैलरी ओपन करती है। उसमें एक फ़ोटो को खोलकर वह देखने लगती है। फ़ोटो को देखकर काव्य की आंखें नम सी हो जाती हैं। वह फ़ोटो को अपने हाथों से छूती है। अचानक से काव्य की आंखों में झलकते आंसू फ़ोन की स्क्रीन पर गिर जाते हैं। फ़ोन में काव्य और एक लड़के की फ़ोटो थी और वह लड़का और कोई नहीं, ध्रुव था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करना रहेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।